गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने पिछले लेक्चर से क्लास 8th का साइंस सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने जनरल साइंस के बारे में बात की थी कि साइंस का मीनिंग क्या होता है, साइंस की कितनी ब्रांचेज होती हैं। उसमें हम लोगों ने बायोलॉजी वाले पार्ट से स्टार्ट किया है। जहाँ तक बायोलॉजी की बात है, ये लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है। लिविंग थिंग्स मतलब इसको हम लोग दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब बात यह है कि ये जो लिविंग थिंग्स हैं, है ना, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ना। तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर मैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेल होती है, ठीक है। इसी सेल से आगे जाके जब सिमिलर सेल्स का ग्रुप बन जाता है, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगती हैं, तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब बहुत सारे टिश्यूज़ अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने वाले गैदर्ड होते हैं तो वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। और जब कई सारे ऑर्गन मिलके किसी एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में माउथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब मिलके हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में आने वाले कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, उससे एक ऑर्गन सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ऐसे बॉडी में कई सारे सिस्टम्स होते हैं और उनसे सारे सिस्टम से मिलके हमारी बॉडी क्रिएट होती है। क्लियर? तो ये जो सारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर सेल की बात की जाए, है ना, तो सेल जो होती है वो बॉडी की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये सेल की डेफिनेशन है। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट इसलिए कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे छोटी यूनिट क्योंकि सेल है, दैट्स वाई इट इज़ स्मॉलेस्ट यूनिट। और क्योंकि ये हमारे लाइफ का फाउंडेशन स्टार्ट करती है, दैट्स वाई इट इज़ फंडामेंटल। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, सेल जो है वो हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। एक एक सेल मिलके ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यूज़ मिलके ही ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने फंक्शन हमारी बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारे फंक्शन सेल्यूलर लेवल पे भी परफॉर्म किए जाते हैं। अगर सेल के लेवल पे ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं किए जाएंगे तो वो कंप्लीट ही नहीं होंगे। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो सेल की डेफिनेशन होती है, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ओके। सेल का जनरल अकाउंट देखा जाए तो सबसे पहले सेल डिस्कवरी की बात आती है। सेल डिस्कवरी का जो पूरा क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉर्क का स्टडी करते समय, कॉर्क एक प्लांट मटेरियल होता है, उसका स्टडी करते समय उन्होंने कॉर्क में कुछ चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब के अंदर अलग अलग छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, ऐसे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने कहाँ देखे? उन्होंने कॉर्क की स्ट्रक्चर में देखे। इन्हीं कंपार्टमेंट्स को, इन्हीं चैम्बर्स को उन्होंने सेल नाम दिया। इसीलिए जो सेल की डिस्कवरी है उसका क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन रॉबर्ट हुक की डेथ के 150 ईयर्स तक भी लोग इस बारे में अननोन थे कि उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया है ना। बहुत कम लोग ये जानते थे कि उनके द्वारा सेल को डिस्कवर किया गया है। ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग सेल के जनरल अकाउंट की बात करें तो जैसे एक बिल्डिंग है ना, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक बिल्डिंग होती है। एक बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग किसको कह सकते हैं? ब्रिक को कह सकते हैं। जो ब्रिक्स होती हैं वो एक बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे ब्रिक्स आपस में जुड़ के, है ना, एक वॉल बनाती हैं। ये जो वॉल्स होती हैं ये आपस में मिलके क्या बनाती हैं? एक घर बनाती हैं या एक बिल्डिंग बनाती हैं। तो जैसे वैसे ही सिमिलर है, जैसे ब्रिक्स एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करती हैं, वैसे जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पहले। यहाँ पे देखिए, ये सेम सिमिलर कंपैरिजन आप लोगों को बताया गया है। ये एक वॉल का पिक्चर है जिसमें आपको ब्रिक्स अरेंज दिखाई दे रही हैं, और ये हमारी बॉडी के एक पार्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें सेल्स अरेंज दिखाई दे रही हैं। दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं।
जैसे ब्रिक्स कॉन्स्टिट्यूट होके एक वॉल बना रही है, एक बिल्डिंग बना रही है, वैसी सेल्स कॉन्स्टिट्यूट होके हमारी बॉडी बनाती हैं। ओके, ये जो पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है ये ओनियन पिल का है। ओनियन इज अ प्लांट मटेरियल, दैट्स वाई दीज आर प्लांट सेल्स। ओके, आगे देखें हम लोग। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो जो सेल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होती हैं, है ना। जिस ऑर्गेनिज्म में सेल का जैसा फंक्शन है वो वहाँ पर वैसी होती है ना। और जो सेल नंबर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि एक चींटी है या एक आंट है ना, उसकी बॉडी में जो सेल्स होंगी इन नंबर्स, क्या एक हाथी की बॉडी में या एक व्हेल की बॉडी में भी उतनी ही सेल्स होंगी क्या? तो ये आप लोग भी समझते हैं कि क्योंकि चींटी छोटी है, बहुत छोटी है, तो उसकी बॉडी में कम सेल्स होंगी, और क्योंकि हाथी या व्हेल जो है वो बहुत बड़े एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिजम्स का डिवीज़न करें कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। पहला हम लोग ले सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनी मीन्स 1, यूनी का मीनिंग होता है 1, सेलुलर मीन्स नंबर ऑफ सेल्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है, उनकी पूरी बॉडी में ही केवल एक सेल है, उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम लोग नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करना होता है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। और जितने फंक्शंस की हम लोग बात करते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारे फंक्शन केवल एक सेल के अंदर ही परफॉर्म कर दिए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी की हम लोग बात करें तो जो सेकेंड कैटेगरी होगी, जैसे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, उनकी बॉडी में केवल एक सेल थी, वैसे ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेल्युलर, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मैनी। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं उनको हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म कहते हैं, मल्टी सेल्युलर। क्लियर? जैसे हम ह्यूमन बीइंग भी कैसे ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है, मल्टी सेल्युलर, क्योंकि हमारी बॉडी में केवल एक सेल तो है नहीं, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी सेल से मिलके बनी होगी। तो हम लोग कैसे ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, मल्टी सेल्युलर। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग अपने आइज से देख सकते हैं, जैसे जितने प्लांट्स को हम लोग देख सकते हैं, जितने एनिमल्स को हम लोग देख सकते हैं, दे आर मल्टी सेल्युलर। ओके, इनकी बॉडी में फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स होती हैं उनका जो वर्क है वो डिफरेंशिएटेड होता है, सबका वर्क अलग अलग होता है ना। उनमें जो लेबर है, जो वर्क है, उसका डिफरेंशिएशन पाया जाता है। हर टिश्यू जो है वो अलग अलग फंक्शन करता है ना। अब आगे हम लोग देखें इसमें, शेप ऑफ सेल्स, है ना। देखो, कई सारी जो सेल्स होती हैं उनका शेप अलग अलग होता है। हम एक कॉमन शेप की बात करते हैं जब भी स्टडी की जाती है, लेकिन जब सेल को किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपने फंक्शन को करना है, अपना काम करना है, तो उसको उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने शेप को चेंज भी करना पड़ सकता है। तो हर सेल, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की हो, चाहे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कहीं पर भी हो, उसका जैसा फंक्शन होगा वो वैसे शेप ले लेती है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करें, अमीबा का अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा था। देखिए ये अमीबा है ना। ये जो अमीबा होता है ये इरेगुलर शेप का होता है। ये देखिए इसका ये जो शेप है ना पूरा, ये इरेगुलर शेप है। ठीक है, इरेगुलर शेप है मतलब इसकी जो सेल है वो अपना शेप चेंज करती रहती है, उसको जैसा काम करना होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज करती रहती है। और उसमें ये जो प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं बाहर की तरफ, है ना, ये जो देखिए ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ बाहर की तरफ निकल रही है, इसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया, है ना। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ मतलब उसकी बॉडी का एक्सटेंशन हो जाता है बाहर की तरफ, उसको कहते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। तो इसके ये जो स्यूडोपोडिया रहते हैं ये लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं, इधर मूव करेगी तो इधर बन जाएगा, इधर मूव करेगी तो इधर बन जाएगा। तो अमीबा का शेप जो होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर शेप होता है। इसके बाद अगर हम लोग पैरामीशियम का शेप देखें तो पैरामीशियम का अपना डेफिनेट शेप है, वो स्लीपर के शेप का होता है, जैसे हमारे स्लीपर होती है। ठीक है, इसका अपना डेफिनेट शेप है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखें जो दूसरी सेल्स हैं उनके भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, अमीबा की, तो हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक, इसके बाद में कभी हम लोग देखें हमारी ब्लड सेल्स की बात करें,
कि हमारे जो ब्लड में सेल्स होती हैं वो कैसे होती हैं। तो हमारे ब्लड की जो सेल्स हैं, तो अगर हम लोग रेड ब्लड सेल्स की बात करें, अच्छा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स से मिलके नहीं बना है, उसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं, है ना। वो 3 टाइप की सेल्स कौन सी होती हैं? एक रेड कलर की होती हैं जिनको रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, दूसरी वाइट कलर की होती हैं जिनको वाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, WBCs, ठीक है। और ऐसे ही एक सेल्स ऐसी होती हैं जो कि जब हमको कोई इंजरी हो जाती है बॉडी में, जहाँ से ब्लड का लॉस होता है बॉडी से, वहाँ पे ब्लड को जमाने का काम करती है, ब्लड के क्लॉटिंग का काम करती है, उनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो ये 3 टाइप की सेल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में होती हैं, और ये तीनों टाइप की सेल्स ब्लड में हैं, लेकिन वो तो ब्लड तो लिक्विड है, तो ब्लड का एक लिक्विड पार्ट भी होता है जिसमें ये तीनों सेल जो रहती हैं वो सस्पेंडेड, मतलब घूमती रहती हैं, तैरती रहती हैं। उस लिक्विड पार्ट को कहा जाता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं RBC का, मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स का। अगर रेड ब्लड कार्पल्स की बात करें हम लोग तो कैसी होती हैं? डिस्क के जैसी होती हैं, बीच में से चपटी होती हैं, ये हमारी रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही हमारी मसल्स की सेल्स की बात करें हम लोग, जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं, तो हमारी मसल्स की सेल ऐसे स्पिंडल शेप की होती है, किनारों से सकरी होती है और बीच में चौड़ी होती है। ये देखिए आप लोगों को शेप ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो किनारों पे सकरा है और बीच में चौड़ा है, ये हमारी मसल्स का शेप होता है सेल्स का। इसी तरीके से नर्व सेल्स होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये हमारे ब्रेन से और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, वहाँ से निकलती हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैली होती है। जैसे नेटवर्क होता है ना केबल्स का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए या किसी प्रसारण वगैरह के लिए जैसे नेटवर्क होता है केबल्स का बना हुआ, वैसे ही इन सेल्स का नेटवर्क बना होता है बॉडी में, इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन तक लाने और ले जाने के लिए। इन सेल्स को नर्व सेल्स कहा जाता है, और इनका जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं बेटा, ओके। तो ये जो नर्व सेल्स हैं उनका शेप अगर हम लोग देखें तो देखिए ये ऐसा शेप दिखाई देता है, ब्रांच्ड होता है। एक जो बीच वाला बड़ा पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये चौड़ा सा पार्ट है और उसकी कई सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं। एक ब्रांच जो है वो ऐसे लंबी हो गई है और वो भी नीचे फिर जाके फिर ब्रांच्ड हो गया है। तो ये हमारे नर्व सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन को लाती है और मैसेजेस को लेके जाती है ऑर्गन तक। क्लियर हुआ? ये शेप के बेस पे है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखें साइज ऑफ सेल, है ना, कि जो सेल होती है उसका साइज कैसा होता है ना। तो देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म भी छोटे बड़े हो सकते हैं और होते ही हैं, हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, तो उसी के बेस पे जो सेल्स का साइज है वो भी छोटा बड़ा होता है। अभी तक जो नोन सेल्स हैं, है ना, जो सबसे छोटी सेल अभी तक हम लोगों को मालूम है वो कौन सी होती है? वो माइकोबैक्टीरिया की होती है। एक बैक्टीरिया होता है, उसकी सेल जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, उसका साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है ना। कितना साइज होता है उसका? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये देखिए 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, मतलब मीटर से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करें कि अभी तक जो सबसे लार्जेस्ट सेल मिली है वो क्या है, तो आप लोगों ने एक बर्ड का नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ी बर्ड होती है ये, ठीक है। तो ये जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उसका जो एग होता है, इसका जो एग है वो अभी तक की जितनी सेल्स हमको मालूम है उसमें सबसे बड़ी सेल है, जिसका साइज कितना होता है? 170 मिलीमीटर से इंटू 130 मिलीमीटर, ओके। तो ये अभी तक नोन सबसे बड़ी सेल है। और सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोबैक्टीरिया की है, एक बैक्टीरिया की सेल है जिसको नेकेड आइज से हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। तो ये सेल के साइज के अकॉर्डिंग भी जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, कोई लॉन्गेस्ट होती है, कोई थिनेस्ट होती है, कोई वाइडेस्ट होती है। तो डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की, है ना। ओके, आज तक जो पढ़ाया वो क्लियर हुआ आप लोगों को? इसको आप अच्छे से देखिए वीडियो को और लर्न करने की कोशिश कीजिए, ओके।